हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई एम रुपेश सर, योर कॉमर्स एजुकेटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआरएस ऑनलाइन एजुकेशन पे, जहां पर आपको मिलती है फ्री में रिवीजन क्लासेस आपके मेजर सब्जेक्ट, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो और अकाउंटेंसी हो। आज हम लोग इसी तरह क्लास 11th की चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स जैसे मेजर सब्जेक्ट की एक अच्छे खासे चैप्टर को आज वन शॉट में पूरे इस चैप्टर को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है, तो जल्द से जल्द पहले जाइए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में और मित्रों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, ताकि आपके इस शेयर और सब्सक्राइब से हमें और भी हिम्मत मिले, आगे हम आपके लिए ऐसी ही लाइव रिवीजन क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहें और आपका एग्जाम में हेल्प करते रहें, ताकि आप एग्जाम में ग्रो करें और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाते रहें। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आप आज का ये लाइव सेशन। लेट्स स्टार्ट। आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इस चैप्टर पे हम नजर डालते हैं। देखिएगा ध्यान से। कलेक्शन ऑफ डाटा में जो आज हमें पढ़ना है, बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, फिर कितने तरीके के डाटा होते हैं। बेसिकली दो तरीके के डाटा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। क्लियर है? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी डाटा के कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर आता है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चनर और शेड्यूल। क्वेश्चनर क्या होता है? क्वेश्चनर बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हम सामने वाले से सवाल जवाब करके डाटा कलेक्ट करने में हेल्प मिलती है हम लोग को। इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन का टेक्निक होता है सेंसस और सैंपलिंग, उसको भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर सैंपलिंग के जो टाइप्स होते हैं उसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। फिर सैंपलिंग में आपके जो आएंगे सैंपल वो होते हैं रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिर कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं सैंपलिंग करने के, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे हम। और स्टैटिस्टिकल एरर, स्टैटिस्टिकल एरर का मतलब क्या होता है? जब आप स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करते हो तो उसमें बीच में कोई गलती, मिस्टेक या त्रुटि हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एरर, उसको भी पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद अगर हम सेकेंडरी डाटा पे आते हैं तो उसके भी कुछ डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, लाइक पब्लिश एंड अनपब्लिश डाटा होते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। फिर लास्ट में बता क्या रहा है, प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। जब हम सेकेंडरी डाटा अगर कहीं से लेते हैं तो उस समय में क्या प्रिकॉशन करना पड़ता है। ठीक है, दो तरीके के डाटा है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में बेसिकली क्या होता है, आप ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डाटा खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करके कलेक्ट करके आते हो। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, डाटा पहले से कलेक्टेड होता है, कहीं पर किसी ने कलेक्ट करके रखा होता है, आप बस उस डाटा को वहां से उठा के कॉपी करते हो, मॉडिफाई करते हो और अपने लिए यूज कर लेते हो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे। इसके बाद आता है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस का मतलब होता है जैसे जनगणना करना, अपने देश की पॉपुलेशन काउंटिंग करना, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले कि कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से चेंज चल रही है। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका नाम होता है NSSO। ये क्या है सर? ये एक तरीके की संस्था होती है जो हमारे देश में सर्वे करवाने का काम करती है, तो इसके बारे में भी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, तो इंट्रोडक्शन पे हम लोग आते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, statistics has gained significant place in the modern complex business world. Data is the base of which the superstructure of statistical investigation is made. The success and failure of investigation mainly depends upon the quality, adequacy and accuracy of data. देखिए जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स हमारा कब सही माना जाएगा? जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इसी से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी कलेक्शन होता है वो सही माना जाएगा। अगर हमें सक्सेस होना है कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टिगेशन में, तो हमारे डाटा पे चीजें डिपेंड करती है। अगर डाटा ही हमने गलत तरीके से रिकॉर्ड किया होगा तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आता है एक टॉपिक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। सर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होता है? ज्यादातर ये सवाल एक नंबर में आ जाता है एग्जाम में। देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब। लिखा है यहाँ पर, बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वी मीन an investigation on a topic by an agency wherein relevant quantitative information is collected। इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब कि कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जब वो डाटा को कलेक्ट करने का काम करती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये एक नंबर के लिए इतना बहुत है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, हम लोग को थोड़ा क्विक रिवीजन की तरह आज चीजों को कवर करना है, ताकि वन शॉट में सारे टॉपिक जो आपके मेजर जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर अप कर लें।
क्लियर है? चलिए, इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ लिखी गई है आपके बुक में चैप्टर में यहाँ पे बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स में कुछ टर्म्स होते हैं जो हम लोग डेली रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उनको पहले समझ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है इन्वेस्टिगेटर। सर इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? ज्यादातर ये वर्ड आपको सुनने को मिलता होगा कि इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेटर होता है, दो लोग होते हैं या दो चीजें होती हैं। तो इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ लिखा है द पर्सन हु कंडक्ट द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेशन। याद रखिएगा, एक ऐसा पर्सन जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर रहा है, ठीक है, चीजों की जांच पड़ताल कर रहा है, छानबीन कर रहा है, उसी को हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है इनुमिरेटर। इनुमिरेटर कौन होता है? सर लिखा है द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नोन एज इनुमिरेटर। इस यहाँ पर एक लाइन आई है, नीड द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा हूं किसी पर्टिकुलर मान लो इंसिडेंट पे या कोई वारदात हो गई उस पे, बट मैं जब तक वहां पहुंचू पहले ही मैंने कुछ लोगों को वहां भेज दिया या वहां पे पहले से ही कुछ लोग पहुंचे हुए थे, तो मैंने उनसे वहां का जो हाल चाल है वो जानना चाहा। तो मैंने अगर उनसे कुछ डाटा कलेक्ट किए अपने पर्पस के लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि वो मेरे इन्यूमरेटर थे जिन्होंने मुझे वहां से इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की, मुझे डाटा कलेक्ट करने में हेल्प की। क्लियर है? इसके बाद आता है रेस्पोंडेंट। सर रेस्पोंडेंट कौन होते हैं? लिखा है द पर्सन फ्रॉम whom the statistical information is collected are known as respondent। कभी कभी हम लोग रेस्पोंडेंट मतलब वहां पे जो लोग हैं उनसे भी रेस्पॉन्स ले लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। आपने देखा होगा मीडिया वाले जाते हैं, पब्लिक से भी कभी कोई सवाल जवाब कर लेते हैं, तो रेस्पॉन्स मिल जाता है कि फीडबैक मिल जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उनको बोला जाता है रेस्पोंडेंट। क्लियर है? इसके बाद आता है सर्वे। सर सर्वे क्या होता होगा? एक तरीके का मेथड होता है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखा है सर्वे इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। एक तरीके का मेथड है जहां हम कुछ लोगों से, इंडिविजुअल से क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। द पर्सन ऑफ द सर्वे इज टू कलेक्ट डाटा टू डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस, पॉपुलैरिटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। सिंपल भाषा में कहें, सर्वे का मतलब जब आप कोई इंफॉर्मेशन कुछ लोगों से कलेक्ट कर रहे हो, सर्वे होता है, उसका मतलब हो गया एक तरीके से सिंपल भाषा में कहें तो हम फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है, फीडबैक ले रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां क्या करती, साबुन घर घर पहुंचाती थी, पहले सैंपल बांटती थी और सैंपल यूज जब पब्लिक कर लेती तो उनसे जाके फीडबैक लेती थी, वो सर्वे करवाती थी कि मेरा जो प्रोडक्ट है लोग कितना लाइक कर रहे हैं, कितना डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये सर्वे हो गया। क्लियर है? इतना डीप में हम लोग को नहीं जाना है, शॉर्ट में पढ़ेंगे, सिंपल में पढ़ेंगे, ताकि चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे और अच्छा लगे और शॉर्ट में कवर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे आते हैं। अब देखो नीचे कुछ यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है, टेबल 3.1। बेसिकली ये टेबल क्या है? देखिए इस टेबल में आप देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर आपको कुछ ईयर्स दिए गए हैं और उस ईयर से रिलेटेड आपको यहाँ पे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन दिख रहा है कि कितनी क्वांटिटी में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। क्लियर है? उससे रिलेटेड आपको ये डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो बेसिकली सर ये डाटा क्या है? ये शो करता है कि किस ईयर में कितना जो है प्रोडक्शन हुआ है, किस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। जैसे 1970 से लेकर 1971 तक 108 कुंटल का प्रोडक्शन हुआ है, तो ये डाटा को शो कर रहा है। यहाँ पे केवल आपको बताया है कि किस ईयर में कितना कितना डाटा आया है। एक तरीके से स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की गई हुई, डाटा को कलेक्ट किया होगा और डाटा को एक जगह टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड किया होगा, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरीके से डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसके बाद यहाँ तो कुछ खास है नहीं। हाँ। हम्म। अब देखिए इसके बाद देखिए नीचे जो टॉपिक आ रही है हमारे सामने, वो क्या आ रही है? सबसे पहले आ रहा है हमारे सामने सोर्सेस ऑफ डाटा, कि डाटा कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कितने टाइप के डाटा होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली देखिए यहाँ पर आप देखो, ये चार्ट की मदद से यहाँ पे बताया इसने कि जो डाटा है आपके, क्लियर है, ये डाटा को अगर आप देखो, लिखा है सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ए डाटा में, कि डाटा हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। पहला आ रहा है इंटरनल सोर्सेज, दूसरा आ रहा है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। अब इनको हम लोग वन बाय वन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले, आइए मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है इंटरनल सोर्स। सर इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है? हम्म, देखिएगा
इंटरनल सोर्सेज का मतलब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इंटरनल, ठीक है, समझेगा। लिखा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड, अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिपोर्ट है और रिकॉर्ड है वहां से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे सोर्सेज को हम इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। क्यों इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं सर? क्योंकि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन तुम अपने रिपोर्ट से, अपने रिकॉर्ड से वो डाटा को क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि सर इसका मतलब क्या हो गया। अ कंपनी पब्लिशेस इट्स एनुअल रिपोर्ट लाइक प्रॉफिट और लॉस, टोटल सेल्स, लोन्स, वेजेस एक्सेट्रा। कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो बनाती है, कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो बनाती है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तो हमें डाटा मिल सकते हैं कंपनी से रिलेटेड। तो सर अगर उसी रिकॉर्ड में से अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसीलिए आप इसको बोलोगे इंटरनल सोर्सेस ऑफ डाटा। दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आता है हमारे सामने एक्सटर्नल सोर्सेस। सर एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होता है? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनल में तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन था, तो एक्सटर्नल में आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? लिखा है एक्सटर्नल सोर्सेस रेफर्स टू दी डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। जब तुम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से डाटा को कलेक्ट कर रहे हो तो वो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डाटा कहलाएगा। इसका एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में देखिए क्या बता रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ अ टूर एंड ट्रेवल कंपनी ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन ऑन यूपी टूरिज्म फ्रॉम उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर जो डाटा है वो टूर एंड ट्रेवल कंपनी चाहती है। कौन चाहती है? टूर एंड ट्रेवल कंपनी चाहती है। और वो किससे मांग रही है? उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से मांग रही है कि हमें डाटा दो कि यूपी में टूरिज्म कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो देखो वो डाटा कहीं और से कलेक्ट कर रही है, बाहर से कलेक्ट कर रही है। तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलेंगे? जो डाटा हम बाहर से कलेक्ट कर रहे हैं इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डाटा। दैट्स इट, ठीक है। ये था इंटरनल, ये था एक्सटर्नल। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल हो गया। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करके सवाल जवाब तभी बीच बीच में कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। और अगर बीच में ही कोई टॉपिक या किसी वर्ड से रिलेटेड दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तुरंत इस लाइव क्लास में आप कमेंट बॉक्स में जाके उस वर्ड को लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देना कि सर ये चीज दोबारा बता दीजिए। मैं तुरंत कमेंट पढ़ूंगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखिएगा इधर, इंटरनल एक्सटर्नल डाटा हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद जो टॉपिक आ रही है आपके स्क्रीन पे वो आ रही है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मैंने बताया दो तरीके का डाटा होता है, प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। देखिए प्राइमरी डाटा क्या होता होगा? प्राइमरी डाटा का मतलब हम कह सकते हैं जब हम खुद जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डाटा प्राइमरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा को फर्स्ट हैंड डाटा भी बोला जाता है, ओरिजिनल डाटा भी बोला जाता है, क्योंकि मैं खुद स्वयं वहां से जाके उस डाटा को कलेक्ट करके लेकर आया। क्लियर है? प्राइमरी डाटा जो होते हैं उनके करेक्ट होने की संभावना 100% होती है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, वो एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में होता है। क्लियर है? सर सेकेंडरी डाटा क्या होता होगा? सेकेंडरी डाटा का मतलब हो गया कहीं से पहले वो डाटा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखा गया होगा, मैं सिर्फ उस डाटा को वहां से उठाकर कॉपी कर ले रहा हूँ, अपने पर्पस के लिए यूज कर ले रहा हूँ। मे भी हो सकता है वो डाटा पहले से कुछ ना कुछ मिस्टेक रहा हो, कुछ गलत रहा हो, ये होने की चांसेस हो सकती हैं उसमें। उसको हम सेकेंडरी डाटा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि वो किसी और ने पहली बार कलेक्ट किया था, मैं तो दोबारा उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए वो सेकेंड हैंड डाटा या सेकेंडरी डाटा कहला रहा है। चलिए आइए देखते हैं, वही सारी चीजें हैं, आइए इसको पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, क्लियर के साथ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला रहा है प्राइमरी डाटा। सर प्राइमरी डाटा क्या होता है? लिखा है प्राइमरी डाटा इज द डाटा विच इज ओरिजिनली, देखो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे ओरिजिनली, इसको अंडरलाइन कर लेना, ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको भी अंडरलाइन करना, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी कभी कुछ डाटा हम खुद जाके कलेक्ट करके आते हैं पहली बार अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हम उनको प्राइमरी डाटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब सर इसके बाद आगे क्या बता रहा है? द सोर्सेस फ्रॉम विच द प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेस। सिंपल सी बात है, जहां से प्राइमरी डाटा मिलेगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल में बता रहा है पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई भारत की पॉपुलेशन आज की डेट में 140 करोड़ प्लस जा रही है। इंडिया इज दी
फर्स्ट रैंक इन द पॉपुलेशन कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैसे खुशी की बात तो नहीं है कि इंडिया फर्स्ट हो गया है, लेकिन इंडिया फर्स्ट है पॉपुलेशन में आज की डेट में। तो जो भारत की सरकार ने कहीं ना कहीं पॉपुलेशन काउंटिंग की होगी, सेंसस करवाया होगा, जनगणना करवाई होगी, तो पता चला कि 140 प्लस हम लोग का जो करोड़ है उतनी जनसंख्या जा रही है। तो वन बाय वन खुद जाके काउंटिंग करवाया होगा ना, तो इसी को बोला गया प्राइमरी डाटा, क्योंकि ये ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डाटा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलेक्शन करवाया है सर्वे के थ्रू, सेंसस के थ्रू, याद रखना। क्लियर है? तो ये हो गया प्राइमरी डाटा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं सेकेंडरी पे। देखिए जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ शॉर्ट एंड सिंपल में बता रहा हूँ, ताकि वो चीजें तुरंत आपके एग्जाम में रिकेप करवा दे और आपको एग्जाम में नंबर गेन करने में हेल्प मिले। क्लियर है? तो उसी तरीके से आप भी अपना शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से तैयार करिएगा, ताकि चैप्टर आपको मोर इंटरेस्टिंग लगे, पढ़ने में मजा आए। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है सेकेंडरी डाटा। सर सेकेंडरी डाटा क्या होती है? अभी तो बताया मैंने सेकेंडरी डाटा। देखिए इधर सेकेंडरी डाटा को देखिएगा ध्यान से। लिखा है सेकेंडरी डाटा में, द डाटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड। ठीक है? विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड मतलब ऐसा डाटा जो कि मैंने खुद कलेक्ट कभी नहीं किया था। तो किसने किया था? रेदर ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश और अनपब्लिश। हो सकता है मैंने कहीं पब्लिश डॉक्यूमेंट से निकाला हो, किसी किताब में से, मैगजीन में से, जर्नल में से, न्यूज़पेपर में से, कहीं ना कहीं से वहां से मैंने कॉपी कर लिया होगा, उसको अपने फाइल में अपने पर्पस के लिए यूज कर लिया होगा। तो उसी डाटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा, सेकेंड हैंड डाटा। ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड डाटा। याद रखना, सेकेंड हैंड मतलब सेकेंडरी, फर्स्ट हैंड मतलब प्राइमरी। ठीक है? चलिए फिर एक लाइन और लिखा है, दिस आर नॉट ओरिजिनल डाटा। ये ओरिजिनल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं सर? क्योंकि यहाँ पे जो इन्यूमरेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, वो खुद से वो डाटा को कलेक्ट नहीं करता है। मैं खुद जाके तो डाटा कलेक्ट नहीं किया था, खुद ही न्यूज़पेपर में छपा था, मैंने वहां से कॉपी करके लिख लिया अपने फाइल में और अपने पर्पस के लिए यूज कर लिया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स पब्लिश बाय द सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था होती है जो स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करने का काम करती है, लाइक इकोनॉमिक सर्वे करने का काम करती है। क्लियर है? जो कि गवर्नमेंट के लिए होता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या फंक्शनिंग किया हुआ है भारत जैसे देश में, क्या उसका ग्रोथ रेट आ रहा है, क्या उसकी इन्फ्लेशन रेट आ रही है, क्या डिफ्लेशन रेट आ रही है, किस तरीके से काम हुआ है, कितना परसेंटेज प्राइमरी में हुआ है, कितना सेकेंडरी में, कितना टर्शरी में हुआ है। तो वो डाटा कलेक्ट करने का काम करता है सीएसओ। अब सीएसओ का डाटा गूगल से मैंने निकाल के अपने पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की बुक में वहां पे नोट डाउन करवा दिया, तो मैंने कहीं से कॉपी करके वहां पेस्ट करके दिखा दिया, तो इस डाटा को तुम बोलोगे सेकेंडरी डाटा। क्या बोलोगे? सेकेंडरी डाटा। क्लियर है? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्लियर है? इसको इरेज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद हम लोग फटाफट से, चलिए देखिए इसके बाद देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि आपके एग्जाम में डिफरेंस आने की चांसेस 100% होती है। सर 100% होती है? हाँ बेटा 100% होती है। अगर तुम पढ़ रहे हो कलेक्शन ऑफ डाटा, तो सबसे पहले तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, इन दोनों का डिफरेंस पढ़ के जाना। क्यों? 100% ये डिफरेंस तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। क्लियर है? अब कितने मार्क्स से पूछेगा इस बात की कंफर्मेशन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये डिफरेंस आता है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है? सारे डाटा के जितने भी आपके बेसिस दिए गए उनको हम वन बाय वन बताएंगे और आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आते हैं ओरिजिनलिटी पे। आप मुझे बताइए, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है कि सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल होता है? हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइमरी डाटा में हम खुद जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो होगा फर्स्ट हैंड डाटा। फर्स्ट हैंड डाटा ही तो आपका ओरिजिनल होता है। सेकेंड हैंड डाटा तो कहीं से कॉपी किया हुआ होता है, तो वो कैसे ओरिजिनल होगा? तो वही चीज लिखिए, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। इन्वेस्टिगेटर खुद ही जाके वो कलेक्ट करता है, इसलिए वो ओरिजिनल होता है। सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल सिंस इन्वेस्टिगेटर मेक्स यूज ऑफ द डाटा कलेक्टेड बाय अदर एजेंसीज। कहीं दूसरी एजेंसी ने कलेक्ट किया, वहां से मैं कॉपी किया, अपने पे पेस्ट करके शो ऑफ कर दिया, तो वो सेकेंडरी हो गया। ठीक है सर? सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस से हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से सोर्सेस से हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेंगे? प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय सम एजेंसीज लाइक पर्सन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। कुछ पर्सन होते हैं, एजेंसी होते हैं, वो खुद जाके डाटा को कलेक्ट करते हैं अपने पर्पस के लिए। सेकेंडरी डाटा में क्या बता रहा है? इट इज ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस बाय सम पर्सन और एजेंसी एंड रेडी फॉर यूज। ये रेडी फॉर यूज है, निकाल के रखा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना कि बना हुआ है, बस खाली हमें उठाना है और खाना है। तो सेकेंडरी डाटा वही चीज है। और प्राइमरी में क्या, खुद जाओ, बनाओ, खरीदो, सामान लाओ, तो वो प्राइमरी हो गया। ठीक है सर?
टाइम फैक्टर की बात करें, किसमें समय ज़्यादा लगता हो, किसमें कम लगता हो, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप कोई चीज़ खुद बनाओगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन कोई बना-बनाया आपको ले आके दे दे, बस खाली खाना रहे, तो आपको समय कम लगेगा। तो प्राइमरी में वही लिखा है कि यहाँ पे लॉन्गर टाइम लगता है क्योंकि आप खुद जाके डाटा को कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, समय कम लगता है क्योंकि ये रेडी फॉर यूज़ होता है। कॉस्ट फैक्टर किसमें कॉस्ट ज़्यादा होगा? जब आप खुद बनाओगे कोई चीज़ तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, समय भी लगेगा। लेकिन कहीं से बना-बनाया फ्री में मिल जाए, वाह, वाह! कितनी अच्छी बात है। उठाए खा लिए, काम हो गया सस्ते में। तो वही बता रहा है कि प्राइमरी डाटा में क्या होता है, आपको पैसा लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, लेकिन सेकेंडरी डाटा में सस्ता होता है, पहले से ही चीज़ें आपको पब्लिश अनपब्लिश्ड फॉर्म में मिल जाती हैं। तो ये डिफरेंस आपको बता रहा है प्राइमरी का और सेकेंडरी का, ठीक है? रिलायबिलिटी और सस्टेबिलिटी पे पढ़ते हैं। देखिए, रिलायबिलिटी और सूटेबिलिटी पे अगर हम ध्यान दें, रिलायबिलिटी का मतलब होता है किन चीज़ों पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों पे हम विश्वास कर सकते हैं, तो वो चीज़ें रिलायबल हो जाती हैं। सूटेबिलिटी का मतलब होता है कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ के लिए सूटेबल है, कहाँ के लिए बना है। प्राइमरी डाटा तो हम खुद से बना रहे हैं, तो अपनी चीज़ों पे तो हमें विश्वास होगा ही। अपनी चीज़ों पे तो मुझे विश्वास है कि मैं सही कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद से सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है, तो वो बोलता है कि आई एम करेक्ट, आई एम 100% करेक्ट, आई हैव नो डाउट विथ माई सेल्फ, विथ माई ऑल ड्यूटीज़, ठीक है? बट ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा अगर कोई मुझे ले आके चीज़ें दे रहा है, खाना भी खिला रहा है, तो कहीं न कहीं लगेगा कि यार ये खाना क्यों खिला रहा है, इसका क्या मोटिव है, कोई फ़ायदा जुड़ा होगा कहीं न कहीं। हो सकता है उसमें कुछ मिला तो नहीं दिया हो, कहीं हीरा ठाकुर की खीर तो नहीं लाके दे दिया, खाए और उल्टी कर दे, तो ये भी होता है, ठीक है? सेकेंडरी डाटा में देखिए क्या लिखा है, इट इज़ लेस रिलायबल। आप यहाँ पे इसको विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जो डाटा आपको मिल रहा है बिल्कुल सही होगा। हो सकता है कुछ गलत हो, वो अपने पर्पज़ के लिए डाटा को कलेक्ट किया था, हम अपने पर्पज़ के लिए डाटा को चाहते हैं, उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके हिसाब से यूज़ करना पड़ता है। द डाटा व्हिच मे नॉट सर्व द पर्पज़, कभी-कभी वो डाटा अपने पर्पज़ के लिए यूज़ किया होगा, हमें जिस पर्पज़ के लिए वो हमारे पर्पज़ को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी हो जाती है चीज़ें। तो सेकेंडरी डाटा में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्लियर है? प्रिकॉशन। देखिए वैसे पॉइंट्स बहुत सारे दिए, इतने पॉइंट्स तुम्हें एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट तुम पढ़ के जाना, जो भी बेसिस के हिसाब से तुम्हें पॉइंट अच्छा लगेगा, सही लगेगा, सिंपल लगेगा, वही बेसिस की लाइन बना के 2 डिफरेंस के कॉलम बना के तुम वहाँ पे एक्सप्लेन करके आ जाना चीज़ों को और तुम्हें पूरा नंबर एग्ज़ाम में मिल जाएगा। दैट्स इट। इसके बाद प्रिकॉशन आता है कि किन-किन चीज़ों में हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। प्राइम डाटा में लिखा है कि देयर इज़ नो ग्रेट नीड फॉर प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में हमें ध्यान देना पड़ता है कि वो जो चीज़ें हमें पहले से ही रेडीमेड फॉर्म में मिल रही हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है? वो हमारे पर्पज़ को फुलफिल करेंगी कि नहीं करेंगी? इसलिए। क्लियर है? वैसे बहुत सारे फैक्टर हैं, इतनों को हम नहीं पढ़ेंगे। शॉर्ट एंड सिंपल क्लास रखें आज की वन शॉट, तो उसमें केवल उन्हीं कांसेप्ट को सीखेंगे जिससे हमारी क्लैरिटी हो जाए सारे कांसेप्ट की। सारा डिटेल्स हमारा क्लियर हो जाए पूरे चैप्टर का। क्लियर है? चलिए, इसको मैं इरेज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है? ये था हमारा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस जो कि हमने यहाँ पे रीड कर लिया। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या टॉपिक आ रही है। हुँ। ये रहा हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक जो यहाँ से चालू हो रहा है। देखिएगा। हुँ, ये देखिए। हुँ। देखिए, अगर बात की जाए मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डाटा कि सर प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन-कौन से मेथड है, कौन-कौन से टेक्निक है, कहाँ-कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? आइए देखिए, सबसे पहला लिखा क्या है? इस चार्ट को देखिए, इतने तरीके के प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड आपको बताए गए हैं। सबसे पहला लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फिर लिखा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, देखो इनडायरेक्ट है, वो भी ओरल है। थर्ड क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट। फोर्थ क्या लिखा है? टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। फिफ्थ मेल क्वेश्चनायर मेथड। सिक्स क्वेश्चनायर फिल्ड बाय इनुमरेटर। तो ये 6 तरीके आपकी किताब में बताए गए हैं जहां से आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इसको हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ताकि चीजें पढ़ने में भी मजा आए और जल्द से जल्दी चैप्टर कवर अप भी हो जाए। चलिए देखिए। हम्म, हम्म, देखिएगा जरा ध्यान से। चलिए, सबसे पहला आ रहा है हमारे सामने स्क्रीन पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसको हम पर्सनल इंटरव्यू भी बोलते हैं। इसको हम पर्सनल इंटरव्यू भी बोलते हैं। सर पर्सनल इंटरव्यू क्यों बोलते होंगे? क्योंकि यहाँ पे जिस इंसान से, जिस बंदे से हमें इंफॉर्मेशन लेनी रहती है, उसको सामने बैठाते हैं, खुद सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं उससे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इसी को बोला जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आजकल जैसे व्लॉग चलता है ना, 2 लोग बैठते हैं, माइक लगाते हैं, आपस में सवाल जवाब करते हैं,
आप देखते हो इंस्टाग्राम पे भी व्लॉग आता है, व्लॉग आती है, बहुत सारी चीज़ें, 2 लोग बैठते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती है, जाँच पड़ताल होती है, पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होता है। तो यही वो एक मेथड है। देखिए बता क्या रहा है, इसको चीज़ों को समझिएगा। लिखा है अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट एंड कंडक्ट ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। आप डायरेक्ट सामने आमने बैठे, सवाल जवाब किए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, दैट्स इट। ये बन गया आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए इसको पर्सनल इंटरव्यू भी बोला जाता है। पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू क्यों? पर्सन खुद ही प्रेजेंट है, उसी से पूछ लो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्लियर है? आइए, वैसे बहुत सारी चीजें बता रहा है, इतने हम लोग को डिटेल में जाना है। अब लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग देखिएगा इधर आगे। सबसे पहले दिया है सुटेबिलिटी। आखिर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किस चीज के लिए बना है, कहां पे हम इसका यूज करेंगे, कहां पर ये सुटेबल बैठेगा ये मेथड। तो देखिए बता क्या रहा है। ये रहा, अब सही है। देखिए सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड लिखा है व्हेन डिटेल इंफॉर्मेशन हैव टू बी कलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर किसी से हमको बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चाहिए, छानबीन करनी है, पूरी जांच पड़ताल करनी है, तो उस पर्सन को बैठा के बढ़िया से पूछेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? आपने देखा होगा पुलिस मैन ज्यादातर क्या करते हैं, जिस पर्सन ने कुछ अगर किया रहता है, उस पर्सन को पकड़ के पुलिस थाने लेके जाती है और उसको बैठाती है, प्यार से सवाल जवाब करती है। उसके प्यार करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट इसी तरह होता है। पर्सन को डायरेक्ट बैठाया जाता है, उसी से सवाल जवाब किया जाता है। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। देखिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन उसी केस में होता है जहां पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, तो वन बाय वन सबको बुला के पूछ लिए। लेकिन ये नहीं कहेंगे पूरे शहर के लोगों का इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, कई बरस बीत जाएगा, कई जन्म लेना पड़ जाएगा आपको। ऐसा काम मत करिएगा। लिखा है लिमिटेड एरिया को खाली ये कवर करता है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड में क्या लिखा है, व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल एक वर्ड आ रहा है, कॉन्फिडेंशियल, जैसे बोलते हैं ना, ये चीजों को बहुत प्राइवेसी के साथ रखिएगा, किसी को बताइएगा मत, सीक्रेट रखिएगा। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है चीजों को सीक्रेट रखना है, हमें हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, सीक्रेट रखना। 3 पॉइंट बहुत है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, 3 पॉइंट बहुत, अगर एग्जाम पूछेगा सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड 2 से 3 पॉइंट लेके चले आना, दैट्स इट। इसके बाद इसके मेरिट्स पे आते हैं। मेरिट्स देखिए, मेरिट्स में सबसे पहला मेरिट्स देखिए क्या दिया है यहाँ पर। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ सही है। देखिए मेरिट्स की अगर बात की जाए, मेरिट्स को हम लोग उसकी अच्छाइयां भी कह सकते हैं कि आखिर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की क्या मेरिट्स, मतलब उसकी क्या अच्छाइयां हैं। अब पहले उसकी अच्छाई करेंगे, फिर उसकी बुराई भी करेंगे। देखिएगा मेरिट्स में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ओरिजिनलिटी। तुम जो ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली पर्सनली, आप उस पर्सन से पूछ रहे हो, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में, इसमें कोई मिलावटी नहीं होती है, ओरिजिनल होता है। फिर लिखा है रिलायबल एंड एक्यूरेट। रिलायबल का मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, जो डाटा मैंने कलेक्ट किया वो सही है, क्योंकि मैं वहां खुद प्रेजेंट था, वो पर्सन भी वहां प्रेजेंट था, और एकदम करेक्ट है, 100% एकदम शुद्ध सोने के समान है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जब हम खुद इन्वेस्टिगेशन करने गए, उस पर्सन से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से चीजों को हम पूछ सकते हैं वहां पर। जैसी इन्वेस्टिगेशन है, जैसा हमारा पर्पज है, वहां पे हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल है। क्लियर है? इस मेथड को हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट बहुत है। ठीक है, 3 पॉइंट में उसकी अच्छाई हम लोग जान ली है। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। 3 पॉइंट में हम लोग उसके मेरिट्स यानी उसकी अच्छाइयों को जान ली है। अब उसकी कुछ बुराई कर लेते हैं, यानी इसकी डीमेरिट्स को भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा इधर डीमेरिट्स पे, देखिए इधर डीमेरिट्स पे देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा है नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज। बहुत बड़ी एरिया को कवर नहीं करता है। तुम अगर पूरे शहर के जितने निवासी हैं उनका जाके डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने लगोगे, बहुत बरस बीत जाएगा, बहुत सारा जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा डाटा कलेक्ट होगा। फिर पता चला वो भी चले जाएंगे और लोग आ जाएंगे, तुम ऐसे करते रह जाओ, कभी डाटा कलेक्ट ही नहीं हो पाएगा भाई। इसलिए वाइड एरिया के लिए नहीं बना है, लिमिटेड एरिया के लिए बना है। फिर लिखा क्या, एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है, वन बाई वन सबसे पूछने में समय तो लगेगा ही लगेगा, पैसा भी लगेगा, याद रखना है। एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है? चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो ये थे मेरिट और डीमेरिट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आते हैं, तो कुछ पॉइंट और भी हैं, उतने डीप में हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के हम लोगों ने मेरिट्स देख लिए और डीमेरिट्स देख लिए। इसके बाद जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ध्यान दीजिएगा इधर, एक मिनट। इसके बाद जो स्क्रीन पर आपकी टॉपिक आ रही है, वो आ रही है प्रिकॉशन ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। प्रिकॉशन ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है सर, प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है?
प्रिकॉशन का मतलब समझिएगा ध्यान से बेटा। प्रिकॉशन का मतलब होता है जब तुम डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हो तो किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है कि डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन हम करने आए हैं तो मेरा पर्पस क्या है, हम इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं कैसे हमको सही रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट होगी। तो देखिए बता क्या रहे हैं यहाँ पर। पहला नंबर 1 पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला लिखा है इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स विद द स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड शुड हैव अ गुड टेम्परामेंट। आप पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के बहुत ध्यान पूर्वक आपको पेशेंस के साथ वहां जाना है। जिस मकसद के लिए तुम जा रहे हो, जिस पर्पस जिस ऑब्जेक्टिव के लिए तुम वहां जा रहे हो वो चीज वहां पूरी होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। क्लियर है। फिर क्या लिखा है इन्वेस्टिगेटर शुड बी फैमिलियर विथ कल्चर ट्रेडिशन लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड एरिया। तुम ऐसे पर्सन का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो जो साउथ में रह रहा है। अब उसको हिंदी बोलने आती नहीं लेकिन तुमको केवल हिंदी ही बोलने आती है। वो बोल रहा है कि इंग्लिश में बात करो, तुम इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं पाएगा। वो अन्ना अन्ना करता रह जाएगा, तुम हिंदी बोलते रह जाओगे, वहां पर भैया भैया करोगे, कहाँ से वो जवाब दे पाएगा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा यहाँ पर फेल हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि जिस कल्चर जिस ट्रेडिशन जिस पर्सन से तुम पूछने जा रहे हो उसकी लैंग्वेज और उसकी डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके कास्ट क्रीड रिलीजन ट्रेडिशन सबके बारे में पता होने चाहिए, तब जाके तुम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करोगे। जो इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगी वो अच्छी रहेगी, काम की रहेगी। क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट। देखो एक बात और बता रहा है कि स्ट्रेट सवाल तुम्हें करने हैं, सिंपल सवाल तुम्हें करने हैं, अनएम्बिगुअस सवाल उससे करने। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है विच इज नॉट कंफ्यूजिंग, विच इज नॉट कंफ्यूजिंग। तुम ऐसे सवाल मत पूछना उससे जिससे वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ऐसे सवाल न करना, तब जाके तुम्हारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। तो ये कुछ प्रिकॉशन बताए गए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, क्या इसी स्लाइड में देखो एक टॉपिक और दी हुई, उसको भी कवर करते हैं हम लोग यहाँ पर। इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा। देखिएगा, इसके बाद जो ये टॉपिक आ रही है हमारे स्क्रीन पे, ये आ रही है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में देखिए बताया क्या रहा है कि इस मेथड में बेसिकली इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो किसी थर्ड पार्टी से सवाल जवाब करता है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंक्वायरी करता है। क्लियर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब डायरेक्ट पर्सनल में तो मैंने देखा कि यार इसी पर्सन ने कुछ क्राइम किया, चलो इसी को बुलाते हैं थाने में और इसे सवाल जवाब कर लेते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया। लेकिन मान लो वो पर्सन नहीं मिला, वहां पे जो लोग मौजूद थे मैं उनसे जाके सवाल जवाब कर रहा हूँ, तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। क्लियर है। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। लिखा है सपोज वी वांट टू स्टडी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज हु स्मोक। हम स्टडी करना चाहते हैं कि कॉलेज में कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्मोक करते हैं। फॉर दिस पर्पस पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल एज स्टूडेंट मे नॉट प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड देयर स्मोकिंग हैबिट्स। तुम एक कॉलेज में जाते हो और पता लगाना चाहते हो कि कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो क्या उन्हीं छात्र छात्राओं से उन्हीं स्टूडेंट से जाके पूछोगे कि आप स्मोक करते हैं कि नहीं करते हैं, डू यू स्मोक और नॉट? ये तो वही बात होगी, चोर से ही पूछ रहे हो कि चोरी किया है क्या, कोई बताएगा ही नहीं आपको। फिर क्या करेंगे सर इस जगह पर? टू गेट द इंफॉर्मेशन द इन्वेस्टिगेटर हैज टू कॉन्टेक्ट द पर्सन हु आर क्लोज टू द रेस्पोंडेंट। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, क्लोज टू द रेस्पोंडेंट, लाइक फ्रेंड्स, लेक्चरर्स, नेबर्स, रिलेटिव और दी, ठीक है, और दी पर्सन हु नो द इंफॉर्मेशन। हमें अगर ये डाटा कलेक्ट करना होगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में स्मोक करते हैं, तो हमें उन लोगों से संपर्क करना होगा जो लोग उनको देखे हों कि वो कभी स्मोक करते थे कि नहीं करते थे, तब जाके हमें ये डाटा मिलेगा। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है। मैं इसको रफ कर दूं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिएगा ध्यान से इधर, सुटेबिलिटी की अगर बात करें कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहाँ के लिए बना है, कहाँ के लिए सुटेबल है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से इधर क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर व्हेन concerned informant are unable to give information due to their ignorance or they are not prepared to part with the information। इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन तो करना है, लेकिन जिसने ये काम किया उससे पूछेंगे तो वो तो हमें बताएगा नहीं अपने बारे में सब कुछ सच, तो हमें किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है।
फिर आता है सेकंड पॉइंट, लिखा है व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी एरिया कवर करने के लिए जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट तरीका सही रहेगा, इससे डाटा हमें जल्दी मिल जाएगा। पर्सनल तरीके से जाएंगे तो उतनी बड़ी एरिया को हम कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट बहुत है, ठीक है, 2 पॉइंट बहुत है। अब इसके मेरिट्स पर हम लोग आ जाते हैं फटाफट से, इसके मेरिट्स को देख लेते हैं कि इसके मेरिट्स में चीजें क्या बताई गई हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मेरिट्स यानी उसकी अच्छाई की बात करें तो क्या बता रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, स्क्रीन भी बड़ी कर दे रहा हूँ। हाँ, अब सही है, थोड़ा नीचे। हाँ, देखिएगा मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन लिखा है क्या है, सबसे पहले वाइड कवरेज। अगर बहुत बड़ी एरिया तुम कवर करने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए ये मेथड एकदम बेस्ट होना है, सुटेबल, एकदम बेस्ट। सेकंड क्या लिखा है, इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता पड़ता है, इनडायरेक्टली किसी से भी पूछ के पता लगवा लिए। ठीक है, इनडायरेक्टली किसी से पूछे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में पता करना होता है तो उस एरिया में जो छोटे मोटी गोमती या पान की दुकानें होती है, लोकल शॉप्स होती हैं, वहां से भी जाके वो इन्फॉर्मेशन उस एरिया उस कॉलोनी के बारे में कलेक्ट करके चले आते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि कम समय में मेरे पूरी एरिया को कवर कर लिया। क्लियर है, तो 2 मेरिट बहुत है एग्जाम के लिए, 2 मेरिट बहुत है। अब डी मेरिट्स पर आते हैं इसके। ठीक है, आपको भी अपने एग्जाम के लिए 2 से 3, बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3, उससे ज्यादा आपके एग्जाम पूछेगा भी नहीं। क्लियर है, अब आते हैं इसके डी मेरिट्स पे कि सर इसके डी मेरिट्स क्या क्या, मतलब अच्छाई में तो तुम बता दी कि हाँ बहुत अच्छा है, अब देखो इसकी बुराइयां क्या क्या, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या क्या। सबसे पहला लिखा क्या है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब द रिजल्ट कैन नॉट बी एरनस बिकॉज इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर पर्सन नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। इसका मतलब ये, आप किसी और से पूछ रहे हो, आप किसी और से पूछ रहे हो, जरूरी नहीं कि वो पर्सन जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो करेक्ट ही हो, वो अपने से रूमर भी तो फैला सकता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के भी तो बता सकता है, मिर्च मसाला लगा के भी तो बता सकता है। तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन हमें थर्ड पर्सन से मिलेगी वो करेक्ट हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या लिखा है, लैक ऑफ एक्यूरेसी। भाई लैक ऑफ एक्यूरेसी मतलब बहुत कम चांस है कि चीजें करेक्ट होंगी। कभी कभी आप खुद कंफ्यूज हो कि अरे यार इतने लोगों से पूछ रहे हैं, सब अलग अलग बातें बता रहे हैं, किसकी बातों को मैं सही मानूं, किसकी बातों को मैं गलत मानूं, यहाँ तो सब अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत है। ठीक है, अब इसके प्रिकॉशन को पढ़ते हैं कि इसके प्रिकॉशन में क्या क्या चीजें आ रही है, इसको रफ कर दें हम। ठीक है, इसके प्रिकॉशन पे आते हैं। आखिर प्रिकॉशन में देखिए क्या बता रहा है सबसे पहले यहाँ पर, कि जब हम इस तरीके से डाटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे देखिए पहले पता क्या रहा है, पॉइंट नंबर 1 में, द नंबर ऑफ द विटनेस शुड बी फेयरली लार्ज। अगर हम इनडायरेक्टली तरीके से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो एरिया और पर्सन बहुत ज्यादा होने चाहिए, तब तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ओनली दोज विटनेस शुड बी सिलेक्टेड हुज पोसेसेस सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द पर्पस। ठीक है, इसका मतलब ये है, हम उन्हीं लोगों से जाके वो डाटा को कलेक्ट करेंगे जिनके पास उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी, तभी तो हमारा पूछना उनसे सफल होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट बहुत है। ये था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का प्रिकॉशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इसको भी रफ कर देते हैं। चलिए इसको भी रफ कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रही है। इसके बाद आ रहा है डिफरेंस। देखिए जितने भी डिफरेंस, याद रखिएगा, जितने भी डिफरेंस आपके बुक में दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो डिफरेंस तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मजे की बात मैं बता दूं आपको, अगर आप ये डिफरेंस ही पढ़ के जाते हो एग्जाम में, समझना, अगर ये डिफरेंस ही तुम पढ़ के जाते हो तो यार डिफरेंस है तुम्हारा यहाँ पर, दोनों टॉपिक एक बार में ही कवर हो जाएगा, तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इसी टॉपिक को यहाँ से पढ़कर वहां बना के भी लिख दोगे तो नंबर मिलना ही मिलना है आपको। ये भी एक शॉर्टकट तरीका होता है एग्जाम की तैयारी का। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके डिफरेंस को ध्यान से देखें, लिखा है कवरेज। कवरेज का मतलब कौन कितनी बड़ी एरिया को कवर करता होगा। अब मैंने पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा, हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन जो होता है बहुत लिमिटेड एरिया को कवर करता है, लिमिटेड एरिया को कवर करता है। और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किस चीज के लिए बना है, जो बहुत वाइड एरिया को कवर करता है, बहुत बड़ी एरिया को कवर करता है। ठीक है, सेकंड लिखा है ओरिजिनलिटी। डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में आप खुद जाके डाटा को कलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब वो 100% ओरिजिनल होगा, 100% ओरिजिनल होगा। लेकिन इनडायरेक्ट में तुम किसी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से पूछ रहे हो और वो तुम्हें बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके जो विटनेस ने जो चीज देखी होगी, जरूरी नहीं कि वो पूरा करेक्ट ही बताएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप नहीं कह सकते हो कि 100% इन्फॉर्मेशन हमको करेक्ट या एक्यूरेट मिल रही है। इसके बाद आता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में मोर रिलायबल माना गया है, जो डाटा हम कलेक्ट करके आ रहे हैं उसको मोर एक्यूरेट और करेक्ट माना गया है। ठीक है, इसको बहुत अच्छा और सही माना गया, सच्चा माना गया है।
लेकिन इस कंपैरिजन में अगर आप इनडायरेक्ट में देखें तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रूमर्स फैलते हैं, चीजों को अपने से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो कभी कभी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। कॉस्ट की बात करें कि किसमें पैसा कम लगता होगा, किसमें ज्यादा लगता होगा, तो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन माना गया है कि ये मोर एक्सपेंसिव होता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। इनडायरेक्ट आपका सस्ता होता है, कह सकते हैं चीप, एंड चीप ही कह सकते हैं, बेस्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाटा आपके जो हैं जरूरी नहीं कि 100% आपको सही मिले, बस ये कह सकते हैं चीप होता है, सही होता है, और ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस्टली, ये आपका कॉस्टली हो जाता है, बस यही होता है, ये कॉस्टली है, ये चीप है, दैट्स इट। ये था डिफरेंस डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन का और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का। क्लियर है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रही है। वैसे इस पेज पे और क्या है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आ रही है हमारे सामने, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ, अब सही है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आ रही है हमारे सामने वो क्या है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इमेज में भी एक न्यूज एंकर है, वहां की जनरल पब्लिक से क्या कर रही है, डाटा कलेक्ट कर रही है। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, द मेथड या दिस मेथड इज वाइडली यूज बाय न्यूज चैनल टू कलेक्ट द न्यूज इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा कहीं पर कोई वारदात हो जाती है तो मीडिया के रिपोर्टर्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे जाते हैं, वहां के सिचुएशन और कंडीशंस पे प्रेजेंट होते हैं और वहां के जनरल पब्लिक से सवाल जवाब करते हैं कि आपके टूथपेस्ट पे नमक है क्या, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा यही चीज है, आइए बढ़ते हैं इसको डीप में। लिखा गया है, अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट और करेस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पॉन्डेंट। मीडिया रिपोर्टर्स को नॉलेज दी जाती है, उनको सिखाया समझाया जाता है किस तरीके से हमें वहां पे लोगों से जाना है, सवाल जवाब करना है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेकर आना है। ठीक है, इसी को बोला जाता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में क्या बता रहा है, दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज यूज when information at regular interval of time is to be collected from different places। अब बहुत सारी जगहों पे आए दिन बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, हर जगह पे हम खुद तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज क्या करती हैं, अपने यहाँ रिपोर्टर्स रखती हैं। वो रिपोर्टर्स अलग अलग जगह जहां पे कहीं पे भी एक्सीडेंट होते हैं वहां पे वो जाते हैं, लोकल करेस्पॉन्डेंट से सवाल जवाब करके आते हैं। क्लियर, जो लोग वहां पे मौजूद रहते हैं उनसे सवाल जवाब करके आते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं। तो ये था आपका इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, सपोज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंटरेस्टेड इन द डिमांड फॉरकास्ट ऑफ वैरायटी ऑफ ए क्लोथ, द करेस्पॉन्डेंट्स आर आस्क्ड टू कलेक्ट the information of different type of a cloth and quantity purchased by some selected family or quantity sold in some reputed shop every month। दिस डाटा आर सेंड टू द इन्वेस्टिगेशन। वही चीज है कि अगर हर महीने या हर इंटरवल ऑफ ए टाइम में अलग अलग एरियाज में अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम करेस्पॉन्डेंट को भेजते हैं, जाके वहां के जनरल पब्लिक से या कुछ फैमिली से सवाल जवाब करके आओ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आओ। ठीक है, तो ये हो जाता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट, याद रखिएगा। मीडिया रिपोर्टर का एग्जाम्पल याद रखिएगा, सबसे बेस्ट है। अब इसके सुटेबिलिटी को पढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसके सुटेबिलिटी को हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ सुटेबल होगा ये मेथड हमारा। ठीक है, ये मेथड हमारा कहाँ सुटेबल होगा, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, देखिएगा सुटेबिलिटी। अब इसके सुटेबिलिटी को देखते हैं। ठीक है, लिखा क्या है सुटेबिलिटी में, पहला पॉइंट, व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अब मान लो तुमको रेगुलर बेसिस पे अलग अलग एरिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए तुम करेस्पॉन्डेंट को भेजोगे, वो इंफॉर्मेशन उस एरिया की आपको लाके दे देगा, जैसा रिपोर्टर्स करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नंबर सेकंड, व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। बहुत बड़ी एरिया को कवर करना है तो ये मेथड बना हुआ है। आप बहुत बड़ी एरिया पे अलग अलग करेस्पॉन्डेंट को वहां पे रखोगे, वो अलग अलग शहर के आपको खबरें देगा, फिर आप उसको एक जगह पे दिखाओगे टीवी पे। ठीक है, जो कि न्यूज एजेंसीज करती हैं। क्लियर है, ये हो गया। अब इसके मेरिट्स पे आते हैं, अब इसके मेरिट्स पे आते हैं। तो देखिए पहला मेरिट्स यहाँ पे क्या लिखा है कि ये वाइड एरिया को कवर करता है, बहुत बड़ी एरिया को कवर करता है, इसीलिए इस मेथड को यूज किया जाता है। क्लियर है, इसीलिए इस मेथड को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं इसके बाद। ठीक है, मैं एरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए फिर क्या लिखा है, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये सस्ता होता है, चीप एंड बेस्ट होता है, चीप एंड बेस्ट होता है, याद रखिएगा। एक बार में बहुत बड़ी एरिया कवर करता है, इसलिए चीप एंड बेस्ट माना गया। ठीक है, 2 पॉइंट बहुत है, 2 मेरिट 2 डिमेरिट बहुत है, इनफ है तुम्हारे एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा मेरिट डिमेरिट याद करके मत जाना। ठीक है, 2 4 5 नंबर का सवाल आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। जितने नंबर के सवाल रहते हैं उसी हिसाब से आपको एग्जाम में पॉइंट्स में आंसर देने रहते हैं। पैराग्राफ में कभी आंसर मत लिखिएगा, पॉइंट्स में नंबर लिखिएगा ताकि स्टेप मार्किंग में आपको नंबर पूरा मिल सके।
ठीक है, चलिए इसके डीमेरिट्स पर हम लोग आते हैं। डीमेरिट्स सबसे पहले लिखा है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब सर द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय डिफरेंट करेस्पॉन्डेंट ऑफन लैक होमोजेनिटी एंड हेंस नॉट कंपेरेबल। आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है उसमें बायसनेस भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकता है, अलग अलग जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही हो, कोई क्या बता रहा हो कोई क्या बता रहा हो, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, डेंजर ऑफ पार्शियलिटी। द पर्सनल बायस ऑफ द करेस्पॉन्डेंट में एंटर द रिपोर्ट एंड एट एक्सटेंट द एक्यूरेसी इज अफेक्टेड। अब जो करेस्पॉन्डेंट वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से सवाल जवाब करेगा, अपने हिसाब से चीजों को वहां पे पूछेगा और उस तरीके से वो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। तो यहाँ पर पर्सनल बायसनेस होने की संभावना ज्यादा होती है। सर पर्सनल बायसनेस क्या होता है, जब आप खुद के हिसाब से चीजों में क्या करते हो, काम करते हो, चीजों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, पक्षपात करते हो, एक वर्ड आता है पक्षपात या पार्शियलिटी करना, ये पर्सनल बाइसनेस हो जाती है चीजें। ठीक है, याद रखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो डीमेरिट भी हो गए, मेरिट भी हो गए। अब सर इसके प्रिकॉशन को बताइएगा, आइए प्रिकॉशन को देखते हैं। इसके प्रिकॉशन में क्या बता रहा है कि अगर हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, when we are using information from correspondent method of collecting a primary data, what are the precautions we should be kept in our mind। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1 लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंट शुड बी मेड विद फुल प्रिकॉशन। इसका मतलब ये कि जिस करेस्पॉन्डेंट को हम भेज रहे हैं हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि वो बिल्कुल और बिल्कुल सही इंसान हो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा रहा हो, और उन बातों का ध्यान रखना हो कि हमारा जो पर्पज है उसी हिसाब से वो इंफॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 द करेस्पॉन्डेंट शुड नॉट बी प्रीजुडिस। वही है कि करेस्पॉन्डेंट ऐसा होना चाहिए जो पार्शियलिटी खुद से न करे। क्लियर है, तो दो सुटेबिलिटी और प्रिकॉशन बहुत है। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे सामने, देखिएगा इसको ऊपर कर रहे हैं थोड़ा, यहाँ पे करते हैं, अब सही है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रही है स्क्रीन पे वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। सर टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो बहुत सारे कंपनी वाले क्या करते हैं, आपको कभी कभी कॉल कर देते हैं फीडबैक जानने के लिए। ठीक है, या फिर आप कंपनी में कॉल कर देते हो। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है, बेसिकली आप किसी और को इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉन्टेक्ट करते हो, लेकिन कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन वी कैन से दैट, विद द हेल्प ऑफ योर लैंडलाइन फोन वी कैन से दैट, टेलीफोन। तो अलग अलग माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से तुम किसी को कॉल करके पूछ ले रहे हो और वहां से तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो ये कहलाएगा टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, देखिए इधर टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या बता रहा है, अंडर दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विथ द इंटरव्यूअर। तुमने जो डाटा कलेक्ट की टेलीफोन के थ्रू, आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो जाता है, लैपटॉप में आप लेके बैठे हो, सामने वाली कंपनी भी लैपटॉप खोल के बैठी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी लोग लाइव इंटरेक्शन के साथ पर्सनल इंटरव्यू ले लेते हैं। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कुछ इसी तरीके से ही है। पहले क्या होता था, फोन से ही पूछ लेते थे, अब तो फेस टू फेस देख के आप इंटरव्यू ले लेते हो। क्लियर है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एरियाज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए लिखा क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यू is better in the cases where the respondent are reluctant to answer certain questions in personal interview। कभी कभी आप पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चीजों को नहीं पूछ पाते हो, इसलिए टेलीफोन पे पूछ लोगे तो सामने वाला जवाब दे देगा बिना हिचकिचाए, ये भी देखा गया है, तो उस वजह से इसको यूज किया जाता है। खैर इतना डिटेल में नहीं जाना है, अब इसके सुटेबिलिटी पे हम लोग आते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन द रेस्पोंडेंट हैव अ टेलीफोन कनेक्शन। ये मेथड वहां सुटेबल होगा जब रेस्पोंडेंट के पास, जो रेस्पॉन्स देने वाला इंसान है उसके पास भी टेलीफोन होना चाहिए। तुम फोन कैसे करोगे, जब उसके फोन रहेगा तभी ना करोगे, तो टेलीफोन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन द डाटा इज टू बी कलेक्टेड इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि अगर हमको कम समय में फटाक से डाटा चाहिए, तुरंत कॉल करके उससे पूछ लिए। अब उसको बुलाएंगे, बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, तब पूछेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं है, तुरंत पूछो तुरंत काम कर लो, इसीलिए टेलीफोनिक इंटरव्यू आया है जहां तुरंत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में तुम्हारा काम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले हम लोग। चलिए अब इसके बाद आगे आते हैं, इसके बाद आ रहा है मेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। इसके मेरिट्स क्या आते हैं, देखिए मेरिट्स में यहीं से बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, आपको चार्ट की मदद से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले लिखा है वाइड एरिया, बहुत बड़ी एरिया को कवर करता है, इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, चीप एंड बेस्ट होता है, पैसा कम लगता है, बस खाली टेलीफोन का रिचार्ज करा लो, काम हो जाएगा, बात कर लो, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, आप क्लियरिटी डाउट्स। डीमेरिट क्या है इसका, लिमिटेड यूज होता है, जरूरी नहीं कि सब चीजें तुमको टेलीफोन की मदद से ही सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू लिमिटेड होता है।
फिर लिखा है कि विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। तुम टेलीफोन से पूछोगे तो सामने वाला दिख थोड़ी ना रहा है, तो विजुअल आपको नहीं मिलता है यहाँ पर, तो यही इसका डीमेरिट बताया गया है। क्लियर है? तो ये था टेलीफोनिक इंटरव्यू।